हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नम्रता कृपलानी। आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर और आज इस वीडियो में अपन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले लेट अस लुक एट दिस ब्यूटीफुल कोट जो ये कह रहा है दैट द ओनली सर्टेनिटी इन द लाइफ इज़ द अनसर्टेनिटी ऑफ अ लाइफ। और बहुत बहुत फैक्ट बात बोली है, बहुत छोटा कोट है लेकिन बहुत डीप सेंस में बोला है कि हमारी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ सर्टेन है, मतलब एक ही चीज़ फिक्स है कि हमारी लाइफ में कुछ भी सर्टेन नहीं है। मतलब एवरीथिंग इज़ सो अनसर्टेन इन आर लाइफ कि हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अभी से 10 मिनट के बाद भी या आधे घंटे बाद भी क्या हो जाता है। यू नेवर नो, है ना। तो इट्स बेटर कि हम अपने प्रेजेंट के अंदर फोकस करें, जो भी हम कर रहे हैं हमारे हाथ में जो चीज़ें हम वो करें रेदर देन फोकसिंग ऑन आवर फ्यूचर। सो बस इस चीज़ को लेकर हम क्या करते हैं, अपना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लाइफ की अनसर्टेनिटी का तो हमें पता नहीं, लेकिन हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी की प्रिंसिपल के बारे में हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए। चले तो चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो देखो भाई, अभी तक जो है हमें जो समझ में आया है, अभी तक अपन ने जितना भी चैप्टर जो कवर किया है उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो बोहर मॉडल था उसको ओवरकम करने के लिए, उसके लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए जो है वो क्वांटम मॉडल जो है वो हमारे पास आया था, क्वांटम मॉडल जो है वो आया था, राइट। लेकिन जो क्वांटम मॉडल था वो दो कंसेप्ट पे बेस्ड था। पहला था हमारा डी ब्रॉगली कंसेप्ट और दूसरा था हमारा हाइजेनबर्ग जो है प्रिंसिपल। ठीक है, तो अभी डी ब्रॉगली कंसेप्ट तो अपन ने अपने अर्लियर वीडियोस में पढ़ लिया, जो ये कहता है कि हर मैटर जिसके पास मास और वेलोसिटी है उसके साथ क्या है, एक वेव एसोसिएटेड है, जिसको अपन क्या कहते हैं, मैटर वेव जो है वो कहते हैं। और उसने एक फॉर्मूला भी दिया था जिसको डी ब्रॉगली इक्वेशन कहते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू लैम्डा बराबर h/mv। ठीक है, तो ये इसने कहा था। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे जाएगा। तो देखो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आने से पहले अभी तक जितने भी मॉडल्स आ रहे थे, इस चैप्टर में अपन ने जितने भी मॉडल्स पढ़े हैं उन सभी ने क्या करा है, एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। वो ये जानना चाहते थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो किस तरीके से एक छोटे से एटम के अंदर प्रेजेंट है। तो इतने सारे मॉडल्स से अभी तक ये बात पता पड़ी है कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो मूव नहीं कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन अभी तक एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है अराउंड एन एटम अभी तक समझ में जो है वो नहीं आ पाया है। उसकी पोजिशनिंग, उसकी वेलोसिटी वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं। ठीक है, अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं। और बोहर मॉडल ने भी इसी चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अपनी मिस्टेक्स करी थी, तभी उसकी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए क्या हुआ था, क्वांटम मॉडल जो है वो सामने हमारे आया था, है ना। तो हाइजेनबर्ग ने इन सभी मॉडल्स को एक तो गलत ठहराया, जितने भी मॉडल्स आए। इसका जो कंसेप्ट था ना, बहुत इतना वैलिड कंसेप्ट था। उसने सभी जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अर्लियर मॉडल्स डिस्कवर करे उन्होंने बोला कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को कैलकुलेट करने की, क्योंकि तुम्हारा जो सोचने का क्राइटेरिया है वही गलत है। तुम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हो विथ एक्यूरेसी के साथ। तुम इसकी वैल्यू जो है वो डिफाइन कर ही नहीं सकते हो। अगर तुम कोशिश भी करोगे ना तो इतना ज़्यादा एरर आएगा और उस एरर वाली वैल्यू को तुम अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर या अपने एक्सपेरिमेंट के थ्योरी के अंदर लिख ही नहीं पाओगे। वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक आएगी अगर तुम कैलकुलेट करने की कोशिश भी करते हो तो। ठीक है, तो देखो इसके स्टेटमेंट पे एक बार नज़र डालो, क्या बोल रहा है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजिशन एंड द मोमेंटम। देखो जो मोमेंटम बोला है ना, मोमेंटम की जगह अपन वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, पार्टिकल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अपन पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल के पास मास तो होता है और वेलोसिटी भी होती है, तो इसलिए यहाँ पे मोमेंटम लिखा गया है, लेकिन मोमेंटम की जगह तुम वेलोसिटी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि पोजीशन, मोमेंटम या फिर वेलोसिटी को तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। किसके लिए, विथ फॉर अ स्मॉल पार्टिकल्स यहाँ पे कौन से हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करी जा रही है। यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात की जा रही है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के लिए। और बहुत प्रिसाइजली बताऊँ तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही बात की जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी ही करनी है कि वो किस तरीके से अरेंज हुआ हुआ है, तो उसने मेनली उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया। तो ये क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जैसा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, अगर तुम उसकी पोजीशन
पोजीशन और वेलोसिटी को निकालने की कोशिश करोगे एक साथ, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है एक साथ, तो क्या होगा कि तुम इसको नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। इट इज़ इम्पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है तुम कि ये कर पाओगे विद द एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा एरर आएगा। तो उसको किसी ने बोला कि चलो साथ में नहीं करते हैं, तो हम इंडिविजुअली करके देख लेते हैं। क्या करके देख लेते हैं कि पहले पोजीशन निकाल के देख लेते हैं, फिर अपन वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो उसने बोला कि अगर तुम ऐसा अटेम्प्ट करोगे, इज़ मेड टू मेजर ओनली वन ऑफ दीज टू क्वांटिटीज़, अगर एक को भी मेजर करने की कोशिश करी विद अ हायर एक्यूरेसी, ये सोचकर कि मैं पोजीशन को बहुत अच्छे से निकाल लूँगा, तो वो क्या बोल रहा था कि दूसरी वाली जो वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, लेस एक्यूरेट हो जाएगी, मतलब उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एरर जो है वो आ जाएगा, ये उसने बोला। ठीक है, इसको थोड़ा समअप करते हैं। वो क्या बोल रहा है कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, उसकी पोजीशन, मतलब कि पोजीशन को अपन डिटरमाइन करते हैं, डेजिग्नेट करते हैं एक्स से, और उसके मोमेंटम या फिर वेलोसिटी को करते हैं पी से। तो पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ या मोमेंटम को एक साथ नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि उसमें क्या आता है, काफ़ी ज़्यादा एरर आता है। अगर इसमें से एक भी चीज़ को निकालने की कोशिश करी तो दूसरी चीज़ में एरर जो है उसका परसेंटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, जिसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है फिर रहेगा नहीं। ऑब्वियसली किसी चीज़ में अगर ज़्यादा एरर है तो उसको अपन क्यों ही अपने ऑब्जर्वेशन लिस्ट में लिखेंगे, क्योंकि उससे जो भी रिजल्ट्स निकल के आएंगे वो सही नहीं होंगे, तो अपन उसको नहीं लिख सकते, उसको मान भी नहीं सकते हैं बात। गॉट इट। तो ये उसने बात बोली, और इस चीज़ को उसने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी हमको प्रूव करके बताया था। एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी उसने हमको ये चीज़ प्रूव करके बताई थी, और एक कैलकुलेशन भी दी थी, एक कैलकुलेटिव फार्मूला भी दिया था, कैलकुलेटिव फार्मूला भी हमें दिया था। पहले अपन इस फार्मूला की बात करते हैं। ये फार्मूला क्या बोलता है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ये उसने अपन को एक इक्वेशन दी थी, जो कि एक अनसर्टेनिटी की इक्वेशन है, जो ये कह रही है कि एक्स क्या है, इट इज़ द पोजिशन, और यहाँ पे डेल्टा क्यों लगाया वो ये बता रहा है, अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन, इट इज़ कॉल्ड एज अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। ओके, और जो P है डेल्टा P, वो क्या बता रहा है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। गॉट इट। तो वो ये बोल रहा है, तो ये कह रहा है कि पोजीशन और मोमेंटम की जो अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा, h अपॉन 4 पाई पे, 4 पाई के। ठीक है, तो h अपॉन 4 पाई बेसिकली है क्या, ये एक कांस्टेंट टर्म है। क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट क्यों बोला, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लैंक h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। 4 तो खुद एक नंबर है, तो इसकी वैल्यू तो कभी बदलेगी नहीं, और पाई जो है वो भी क्या है, कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 22/7। तो मतलब ये है कि जो पोजीशन होती है और जो मोमेंटम होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो नियरली किसके बराबर होता है, वो नियरली क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसको एक एग्जांपल से समझना, सपोज़ करो एक पार्टिकल है। ठीक है, इस पार्टिकल को लेटर सपोज वो इलेक्ट्रॉन ही है, हम इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बात कर रहे हैं। पहली बार मैंने 3 केसेस इसके करे, 3 ऑब्जर्वेशंस निकाली। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में जब मैंने इसकी पोजीशन निकाली तो वो पोजीशन आ रही थी 1, ठीक है, उसकी वैल्यू आ रही थी 1, और मोमेंटम की वैल्यू क्या आ रही थी, 8। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आया 8। गॉट इट, 1 × 8 दैट इज़ 8। सेकेंड बार मैंने इसी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम फिर से निकालने की कोशिश करी, तो इस बार क्या हो रहा था, पोजीशन आ रही थी 2 और मोमेंटम कितना आ रहा था 4। आंसर क्या आया, 8। तीसरी ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, पोजीशन आई 4, मोमेंटम आया 2, तो प्रोडक्ट क्या आया 8। तो इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, पार्टिकल तो एक ही है, ऑब्जर्वेशन भी मैं ही कर रही हूँ। ठीक है, तो हमेशा इनका प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट आ रही है, इस इक्वेशन के हिसाब से मतलब सही जा रहे हैं अपन, वो तो कांस्टेंट आ रही है, लेकिन देखो बार बार पोजीशन बदलती जा रही है, मोमेंटम जो है वो भी क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो इससे क्या पता पड़ रहा है कि जो इसने बात बोली कि पोजीशन और मोमेंटम बार बार चेंज होते हैं, कोई इनकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, तो वो उसने सही बोला, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। पोजीशन और मोमेंटम कितने भी बदल जाए, लेकिन तुम जब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। अगर जो ये चीज़ गलत होती, जो हाइजेनबर्ग ने बोला वो चीज़ गलत होती, तो यहाँ पर वैल्यू हमेशा सेम ही आती। मतलब जो मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था 1 × 8 वाला, सेकेंड ऑब्जर्वेशन भी 1 × 8 ही आता, और थर्ड ऑब्जर्वेशन भी 1 × 8 ही आता। इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल इसने बोला है वो बिल्कुल सही है। तुम पोजीशन और मोमेंटम जो है वो नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, वो चेंज होता रहता है, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा।
ठीक है, ये चीज़ बोली। अब अपन इसके एक्सपेरिमेंट पे नज़र डालते हैं। एक्सपेरिमेंट में इसने क्या करा कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमाइन करने की कोशिश करी। तो उसके लिए उसने क्या करा, लाइट की रेडिएशंस को यूज़ करा, लाइट की रेडिएशन को यूज़ करा। ठीक है, तो उसने लाइट की रेडिएशन को यूज़ करा, तो अपन पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तो पार्टिकल नेचर कैरी करता है, तो उसने कुछ लाइट को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, और उस रिफ्लेक्टेड लाइट को उसने माइक्रोस्कोप में देखा। तो उससे उसको ये समझ में आया कि जहाँ से रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है ना, तो वहीं पे ही कहीं पे क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है, मतलब वहाँ उसकी पोजीशन जो है वो वही है। लेकिन यहाँ पर जो उसने एक और ऑब्जर्वेशन देखी, एक और ऑब्जर्वेशन जो है वो ये देखी कि जैसे ही लाइट इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल होती है, तो उससे उसकी पोजीशन और वेलोसिटी दोनों ही क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, दोनों ही क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो उसका अब क्वेश्चन आता है दिमाग में कि ऐसा क्यों हो गया। तो उसको भी उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसने ये बोला कि अभी तक तुम ये जान चुके हो कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई होती है, जिसका नाम होता है फोटॉन्स, और इन फोटॉन्स के पास अपनी एनर्जी होती है जो कि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ऐसा किसने कहा था, प्लैंक ने कहा था। तो ये जो एनर्जी कैरिंग फोटॉन्स है ना, वो क्या करते हैं, वो अपनी एनर्जी जो है अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना तो बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो उसने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दी, और इस ट्रांसफ़र की वजह से उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी में क्या हो गया, चेंज आ गया। पोजीशन एंड वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। इसका मतलब ये है कि जो पहले इसने सोचा था कि यहाँ पर इसकी कोई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है, तो इसका मतलब ये कि वो चीज़ तो गलत हो गई, वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन अब रहा ही नहीं। जैसे इंसिडेंट फोटोन इसके ऊपर आया, उसकी पोजीशन भी बदल गई, उसकी वेलोसिटी भी बदल गई। तो बस इसी एक्सपेरिमेंट से हमें ये भी समझ में आ रहा है कि जो हाइजेनबर्ग बोल रहा था ना कि पोजीशन और मोमेंटम, पोजीशन और वेलोसिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो एक साथ, तो बिल्कुल सही बोल रहा था। एक को भी कैलकुलेट करोगे दूसरा बदल जाएगा। और यहाँ पे देखो कि इसके मास में कोई अंतर नहीं आएगा। अब इलेक्ट्रॉन को इधर रखूँ चाहे इधर रखूँ, इसके मास में फ़र्क आएगा क्या, कर नहीं आएगा। इसलिए अपन ने यहाँ पे मोमेंटम वाला टर्म यूज़ किया था, क्योंकि मास इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट। ठीक है, चलो अब एक बार फिर से अपन इधर आते हैं, इस इक्वेशन पे आते हैं। वेट अ मिनट, फिर से अपन इस इक्वेशन पे आते हैं। तो देखो इक्वेशन क्या थी, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू या नियरली इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई भी होता है। हम जानते हैं कि जो मोमेंटम है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो उसको मैं यहाँ रख देती हूँ एक बार, पोजिशन इंटू डेल्टा एम इंटू वी एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब मास तो कांस्टेंट है, तो उसको अपन बाहर रख देंगे, एक्स डॉट एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा एक्स, अब मैं एम को क्या करूँगी, इधर डिनोमिनेटर में लेके जाऊँगी, डेल्टा वी इज़ नियरली इक्वल्स टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम। तो ये अपन की फाइनल इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन हमें क्या बताएगी, अनसर्टेनिटी। ये इक्वेशन से तुम क्या बता सकते हो, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम या फिर वेलोसिटी। अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, मोमेंटम या वेलोसिटी। इस इक्वेशन से हमें ये पता लग सकता है कि जो भी एरर आ रहे हैं, अनसर्टेनिटीज़ आ रही हैं पोजीशन और वेलोसिटी के अंदर, वो हम इस वैल्यू से, इस कैलकुलेशन से, इस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब बात करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखो इसने एक बहुत प्यारी बात बताई थी। इसने ये बोला कि भाई मेरे हिसाब से, मतलब हाइजेनबर्ग के खुद के हिसाब से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ऐसा उसने कहा, कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, डिफाइंड वैल्यू नहीं दे सकते, उसकी डिफाइंड वैल्यू हम नहीं दे सकते कि भाई एक फिक्स्ड वैल्यू हो जाए, पर्टिकुलर वैल्यू हो जाए, वो हम नहीं दे पा रहे हैं। और हमने देखा क्यों नहीं दे पा रहे, वो भी हमने देखा। ठीक है, और जो डी ब्रॉगली था उसने बोला कि देखो तुम डी ब्रॉगली भी पढ़ के आए हो, और डी ब्रॉगली क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। और मूव भी कैसे कर रहा है, वेव के फॉर्म में मूव कर रहा है, ऐसा डी ब्रॉगली ने कहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक मैटर है, उसके पास मास है और वेलोसिटी के पास मूव कर रहा है। और वेव अगर मूव करती है तो वो कुछ इस तरीके से करती है। इसका मतलब ये है कि जो वेव है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है। इस तरीके से ही तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन इधर इधर हर जगह प्रेजेंट है, तभी तो एक वेव बनी।
इस तरीके से मूव कर रहा है। अपन ने वो डायग्राम से अच्छे से समझा था। तो यहाँ पे तुम खुद देखो, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर कोई सर्कुलर पाथ होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से मूव करता है, ये डिफाइंड पोजीशन हो गई। लेकिन वे में तो तुम खुद देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ प्रेजेंट है, कभी इधर प्रेजेंट है, कभी इधर प्रेजेंट है, कभी इधर प्रेजेंट है। उसकी कोई फिक्स्ड पोजिशन तो है ही नहीं, डिफाइंड पोजिशन तो है ही नहीं। तो इन दोनों की बातों को जोड़कर, अपनी और डी ब्रॉगली की बात को जोड़कर उसने ये बोला, अगर किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी जो है वो फिक्स्ड ही नहीं है, तो फिर बोहर मॉडल ने ये क्यों बोल दिया कि देयर इज़ फॉर इलेक्ट्रॉन, बोहर ने ऐसा क्यों बोला कि फॉर इलेक्ट्रॉन देयर इज़ डेफिनेट वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम। ये कैसे वो बोल सकता है? मतलब अगर कोई पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो मैं उसकी डेफिनेट पोजीशन कैसे बता सकती हूँ जब तक कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हो जाती। अगर कोई पार्टिकल ऐसे रैंडमली मूव कर रहा है, अब तुम बताओ, तुम इसकी पोजीशन बता पा रहे हो जब तक मैं इसको ऐसे चला रही हूँ? नहीं बता सकते हो। अगर मैं यहाँ स्टॉप करूँगी तब तुम बता सकते हो कि मैम देखो यहाँ पे ये पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट है। सही बात है ना? तो तुमने उसकी पोजीशन कैसे डिटरमाइन करी, उसका मोमेंटम जो है वो कैसे डिटरमाइन किया? तो इस चीज़ को हाइजेनबर्ग ने करेक्शन क्या किया इसके अंदर, उसने ये बोला कि यहाँ जो डेफिनेट वर्ड है ना उसको तुम रिप्लेस कर लो प्रोबेबिलिटी से। डेफिनेट वर्ड को किससे रिप्लेस कर लो? प्रोबेबिलिटी से रिप्लेस कर लो। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जो है उसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू तुम नहीं निकाल सकते हो। तुम सिर्फ उसका संभावना बता सकते हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हो कि ये वैल्यू शायद हो सकती है, यहाँ पे उसको फाइंड किया जा सकता है, ऐसा बोल सकते हो। तुम ये नहीं बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन तो यही होगा, इलेक्ट्रॉन की तो यही वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉन की तो यही वेलोसिटी होगी, ये तुम नहीं बोल सकते, क्योंकि हम खुद देख रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एवरीथिंग इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल, सो अनसर्टेन, है ना? तो यहाँ पर उसने बोला, जैसे एक एग्जांपल से भी उसने बताया कि जैसे देखो ये सपोज करो एटम है, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है? तो यहाँ पर इधर कहीं ना कहीं हमारे को क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें मिल सकता है। और जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा संभावना होगी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, उसको ही फिर उसने क्या बोल दिया था? ऑर्बिटल। उसको ही फिर क्या बोला? ऑर्बिटल कहा जाता है। अपन आगे क्वांटम मॉडल में देखेंगे कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी या संभावना सबसे ज़्यादा होती है ना, उस रीजन को अपन बोलते हैं ऑर्बिटल। कभी भी ऑर्बिटल एक फिक्स्ड पाथ नहीं है, वो एक पर्टिकुलर रीजन है। जैसे ये एक रीजन बन गया, ये क्या है? एक पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। कोई फिक्स्ड वैल्यू तुम नहीं बता सकते हो। करेक्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या ये जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसके सिग्निफिकेंस ही बता रही हूँ। उसका जो सिग्निफिकेंस है ना वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही होता है, ठीक है? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए नहीं होता है, तो क्वेश्चन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए तो तुमने समझ लिया। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए क्यों नहीं है ऐसा, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि देखो, सपोज़ करो एक बॉल है, छोटी सी बॉल है, तुम बाहर है ना, धूप जब बहुत तेज़ वाली धूप होती है ना, तब वो खेल रहे हो, उसके साथ खेल रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रही है? कंटिन्यूसली लाइट रेस तो इसके ऊपर आ ही रही है ना? तुमने यहाँ पे क्या कर दिया? बॉल को रख दिया, इधर ग्राउंड है और इधर बॉल को रख दिया। तुम जहाँ रख के गए वहाँ पे ये बॉल पड़ी रहेगी। आफ्टर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद तुम देखो, जब तक कोई इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई इंसान आकर, ठीक है, तब तक ये यहाँ पे ही पड़ी रहेगी और कंटिन्यूसली यहाँ पे लाइट की रेस जो है वो आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट की जो रेज़ हैं, मतलब लाइट के जो फोटॉन्स हैं, उसमें इतनी एनर्जी जो है वो नहीं है कि वो बॉल जितने मास के पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह मतलब ले के जा सके, मतलब उसकी पोजीशन और वेलोसिटी जो है उसको क्या कर सके? चेंज कर सके। इसलिए हम कहते हैं कि जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही अपनी वैलिडिटी रखता है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में इसका कोई रोल जो है वो नहीं होता है, ठीक है? तो ये इसके सिग्निफिकेंस थे, मतलब कि इंपॉर्टेंस थे। अब याद रखना, क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी पढ़ोगे सब कुछ प्रोबेबिलिटी के फैक्टर पे ही पढ़ोगे, क्योंकि इस प्रोबेबिलिटी के फैक्टर ने ही क्या किया था? सारा बेस जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स का बना दिया था। गॉट इट? तो आज ये हमने अपना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। एंड जस्ट इन केस अगर नहीं समझ में आया और कुछ भी डाउट आया हो ना, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।